हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आईएएस अतुल्य सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और क्योंकि हमारी इस आईएएस अतुल्य सीरीज में हम यूपीएससी मेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और उसके लिए हम जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 चारों ही एग्जाम जो यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं सिविल सर्विसेज मेंस पेपर के अंदर, उनके लिए हम आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं। और इस सीरीज में जो हमने शुरू की है, ये हमारी 9 जून 2025 से ये जो सीरीज शुरू हुई है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में, वैसे ही सवाल आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस। और उसके मॉडल आंसर्स भी हम इस सेशन के बाद आपको देंगे, और साथ ही में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे जिसके जरिए आप खुद अपने आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमारी टीम से इनपुट्स ले पाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन अपनी जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो हमें सबमिट करा सकते हैं, हमारी टीम आपको फीडबैक दे देगी। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप हमारी चंडीगढ़ सिविल स्टाफ सेंटर जो है हमारा सेक्टर 25D में, वहां आ सकते हैं और वहां पर आके अपने आंसर्स लिख सकते हैं और टीचर्स को अपना आंसर सबमिट करा सकते हैं। वो आपको वैल्यूएबल फीडबैक भी देंगे, साथ ही इनपुट भी देंगे कि आपको कैसे अपने आंसर्स को बेहतर बनाना है। ठीक है। साथ ही दूसरी चीज, एक और सेंटर है हमारा शिमला संजौली में, आप यहां भी आ सकते हैं और यहां पर आकर भी अपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, और यहां पे सबमिट कराएंगे तो भी आपको टीचर्स उसी तरीके का वैल्यूएबल फीडबैक इनपुट आपको देंगे। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन अपने टेस्ट सबमिट करा दें, मैं आप लास्ट में आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, वहां पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं कि हमारे दो ऑफलाइन सेंटर्स चंडीगढ़ और शिमला संजौली दोनों ही सेंटर्स पर आकर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 10 क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने पिछले 3 सेशन से कुछ इस बार डिफरेंट किया है। इस बार मैं आपको पूरे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट आपको मॉडल आंसर्स पूरे मिल जाएंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, सारे एग्जांपल्स भी होंगे, सब कुछ। मैं आज आपको फ्लो चार्ट के जरिए जो है वो आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं ये आपको बताऊंगा, और क्या क्या आप अपने आंसर में लिख सकते हैं टू वैल्यू एड इट एंड मेक इट इनरिच। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जैसे हमारा, व्हाई डिड, देखो अब इस क्वेश्चन को देख लें आप एक बार। देखिए, व्हाई डिड स्वदेशी, ठीक है, व्हाई डिड स्वदेशी मूवमेंट witness a dramatic surge in popular participation across India from the following partition of Bengal give reasons। ठीक है, अब देखो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे हमें एक इवेंट के बारे में पता है, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ट्रिगर हुआ एक और इवेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली बेसिकली अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक इवेंट की तरह देखें तो इसकी शुरुआत हो जाती है राइट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद से ही नेशनलिज्म जो है वो लोगों के बीच में घर करना शुरू कर गया था भारत में। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर डिसकंटेंट लोगों के बीच में उभरना भी शुरू हो गया था। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसने एक ऐसा ट्रिगर किया कि उसके बाद जो मास मोबिलाइजेशन था या फिर पॉपुलर पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाई डिड स्वदेशी मूवमेंट विटनेस अ ड्रामेटिक सर्च, क्या ऐसा हो गया। ठीक है, और किन किन लोगों को किन किन रीजंस की वजह से उसने ट्रिगर किया और किस किस कम्युनिटीज को, किस किस कोर ग्रुप्स को, तो और उसकी वजह से फिर फाइनली पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको रीजंस देने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यू हैव टू गिव रीजन, तो रीजन वी विल गिव इन द मेन बॉडी पार्ट। ठीक है, तो चलो अब हमें लिखना क्या है हम यहां देख लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन पहले आपको बनाना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक चीज तो देखो, पहली बात तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, शुरू में आप डेट्स दे सकते हैं कि ये आप पीरियड दे सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर ये दोनों हुए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर दैट। ठीक है,
और इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, अगर आपको इंट्रोडक्शन बनाना है तो पहले लिखेंगे कि रीजनल डिस्कॉन्टेंट, लिमिटेड पॉलिटिकल सेल्फ असर्शन। मतलब कि ऐसा था कि बिफोर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन इंडिया, इन सम पार्ट्स देयर वर डिसकंटेंट इन पीपल। मतलब लोगों में नाराजगी थी। कहाँ? अलग अलग हिस्सों में इंडिया के अलग अलग रीजन्स में लोगों में थोड़ी थोड़ी नाराजगी थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, बिकॉज इट वाज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। वो इक्वालिटी जो है वो एक तो भारतीयों को नहीं दी जाती थी, ना ही लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता था। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी का जो लेवल है ना वो काफी बढ़ रहा था। पर अभी तक लिमिटेड पॉलिटिकल सेल्फ असर्शन थी। मतलब लोग किसी भी राजनीतिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप जो है वो करना उचित नहीं समझते थे, या लोग करते ही नहीं थे। इस तरह की स्थिति नहीं आई थी। लेकिन फिर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसको ऐसे परसीव किया गया कि ये हमको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस। ठीक है, हमें पता है। तो इसी की वजह से उसको ऐसे समझा गया कि भाई ये तो हमें डिवाइड करने की कोशिश है। ठीक है, और वहीं से वो जो नाराजगी थी, वो जो गुबार था, वो स्वदेशी आंदोलन में बदल गया कि इफ दे आर गोइंग टू डिवाइड अस, हम भी इनको जो है वो चोट पहुंचाएंगे, और हम विदेशी चीजें, खासतौर पे ब्रिटिश निर्मित चीजें, प्रोडक्ट्स, वो नहीं खरीदेंगे, और वी विल फोकस ऑन इंडियन एजुकेशन, इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम फोकस करेंगे, और इसी वजह से जनमानस सब इसमें शामिल होने लगे। सब लोग जो है वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने लगे, ब्रिटिश एजुकेशन का, लॉ कोर्ट्स का, सबका, और स्वदेशी चीजों पे, स्वदेशी चीजों की तरफ जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और यहीं से स्वदेशी आंदोलन में पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो आपको यही सारी चीजें जो है हाईलाइट करनी है अपने इंट्रोडक्शन में। एंड फाइनली जो है दिस इवेंट मेड पीपल यूनाइटेड, और उसके बाद दे वर एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन द नेशनल मूवमेंट एंड इन द पॉलिटिकल मूवमेंट आल्सो। ठीक है, तो ये सब आप जो है वो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस थीम को हमने किस तरीके से बनाया कि दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्टेड एज पॉलिटिकल कैटलिस्ट। उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया राजनीतिक तौर पे। किस तरीके से पार्टिसिपेशन उससे पहले था और बाद में था, उसमें बड़ा बदलाव आया, वही आपको हाईलाइट करना है। और साथ में डेट जरूर दे दें। वैसे तो ये इतना ऐसा इवेंट है, उसमें उन्होंने खुद से 1905 डेट दे दिया स्वदेशी मूवमेंट, पर आप भी अपने आंसर में दे दें तो दैट विल बी गुड। ठीक है, अब एक और, अगर आपको इसको थोड़ा सा जो है दूसरा इंट्रोडक्शन बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐसे आप स्वदेशी से स्टार्ट कर सकते हैं कि स्वदेशी एज एन आइडिया बिफोर 1905 वो बहुत लिमिटेड वॉल्यूम में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, यानी कि पीपल न्यू, दादा भाई नारोजी जैसे 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, और ऐसे कुछ इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे जिनकी वजह से स्वदेशी अपनाना चाहिए एज एन आइडिया वाज पॉपुलर। ठीक है, बट not followed by many people, or it was not in the public opinion to follow it। ठीक है, तो इसी वजह से स्वदेशी लिमिटेड अडॉप्शन था उसका, बट पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और कम्युनल डिवाइड का जो अटेम्प्ट किया गया, कम्युनल डिवीजन का जो अटेम्प्ट किया गया, दिस एंगर्ड पीपल, और उसकी वजह से आउटरीच और प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली स्वदेशी एज अ मूवमेंट जिसमें मास पार्टिसिपेशन या मास पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ऐसा भी आप अपना इंट्रोडक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम क्या क्या करेंगे? देखो, मेन बॉडी रीजंस फॉर द सर्ज इन। अब इसके रीजंस को ना थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा मेन बॉडी में, बट आप क्या करें, आप पहले सब हेडिंग्स बना लें, जैसे ऐसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल स्पार्क वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ने पहले प्रोटेस्ट जो है वो बहुत उसके खिलाफ जो है वो शुरू हुआ, लोगों में आउटरीच था कि क्यों ये डिवीजन किया गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये रिलीजन बेस पे डिवाइड करने की कोशिश है। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद साथ ही में पार्टीशन ऑफ बंगाल ने एक्सट्रीमिस्ट के जो आइडियोलॉजी थी उसको हवा दे दी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एडवोकेटिंग डायरेक्ट एक्शन। 1905 से पहले जहां लीडर्स
कोशिश करते थे, जो मॉडरेट विचारधारा से, कि ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट की जाए, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट, पिटीशन, इस तरीके से अपने काम निकलवाए जाए, वहीं अब सब कुछ बदल गया। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स खास तौर पे ये कहने लगे थे कि अब डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार को भी खामियाजा भुगतना चाहिए, तो हमें इनके जो लॉ कोड्स हैं, इनके एजुकेशन सिस्टम, इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना होगा। तो डायरेक्ट एक्शन की जो बात की एक्सट्रीमिस्ट ने की, ठीक है। नेक्स्ट, वही आइडिया जो था, थर्ड पॉइंट को आप ऐसे बना सकते हैं कि तो करना क्या था एक्चुअली, उनका एक्शन में वो क्या था, तो एक्शन में था बॉयकॉट ऑफ गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे स्वदेशी की, हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स की, स्वदेशी एजुकेशन की, ठीक है, तो वहां पर सीधा था इसका मतलब वी वर टेकिंग प्राइड इन आवर कल्चर, ठीक है। और वहीं से हम अपनी संस्कृति में बिलीव करने लगे थे, अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने प्रोडक्ट्स में, कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे ब्रिटिश के आने से पहले हर मामले में। और वही हासिल करने का मकसद लोगों को दिखाया गया, और यही कहा गया कि अगर हम वो सब करेंगे तो ब्रिटिश अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कल्चरल डिनाइजेंस एंड सिंबॉलिक यूनिफिकेशन, ठीक है। और क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, जिसने रिलीजियस बेस पे डिवाइड करने की कोशिश की थी, उसके अगेंस्ट पीपल बिकेम यूनाइटेड, ठीक है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज ऑन देयर हैंड्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो सांस्कृतिक रूप से वापस से हम ताकतवर या सशक्त हुए, और साथ ही सिंबॉलिक यूनिफिकेशन भी हुआ रिलीजियस लाइंस पे भी। और लोग जो है ये समझ गए कि वी एज इंडियन पीपल शुड गेट यूनाइट सो दैट वी कुड फाइट ब्रिटिश रूल, ठीक है। और उसके अलावा फाइनल स्टेज था कि ये मूवमेंट जो स्वदेशी आंदोलन था, it started from Bengal but it crossed the boundaries of Bengal and spread to other parts of the country also, ठीक है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंचा, ठीक है। तो आपको यही जो है वो बताना है। तो पॉपुलर अगर पार्टिसिपेशन है तो वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह सकता, वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी उसे फैलना चाहिए। तो ये सब जो है आप इवेंट्स हाईलाइट कर सकते हैं अपने मेन बॉडी में, ठीक है। अब चलते हैं फाइनली क्या आप किस तरीके का जो है वो बना सकते हैं अपना कंक्लूजन। तो कंक्लूजन, स्वदेशी फ्रॉम प्रोटेस्ट टू अवेकनिंग, ठीक है। हुआ क्या कि जब प्रोटेस्ट टैक्टिक्स यूज किए गए बिफोर पार्टीशन, दे वर लिमिटेड, ठीक है, एंड पीपल पार्टिसिपेशन वाज आल्सो लिमिटेड, ठीक है। बट जो पार्टीशन इनजस्टिस था जिसकी वजह से जो पीपल इन बंगाल, चाहे वो मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो, जैसे जो रीजन मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था, जो आज का मॉडर्न डे बांग्लादेश है, और जो हिंदूज के रहने के लिए दिया गया था मॉडर्न डे बंगाल, तो वहाँ बड़ा लार्ज स्केल माइग्रेशन उसकी वजह से होना था। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, जैसे तो एक तरफ से लोग जैसे इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, ऐसी पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जो है वो मूवमेंट हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी वजह से लोगों को अपने बिजनेसेस, अपने शॉप्स, अपनी लैंड, अपने काम धंधे, सब कुछ जो है वो छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा। एंड ये क्या करने वाला था, उनकी जनरेशन्स को इफेक्ट करने वाला था। तो जिसकी वजह से ये जो पार्टीशन इनजस्टिस देखने को मिला, इतने सब लोग जो अपना इतना सब कुछ जो है अपनी लाइफ के एसेट्स को लूज करने वाले थे, उसकी वजह से जो है वो पार्टिसिपेशन अचानक से ट्रिगर हो गया, ठीक है। और बाकी लोग भी ये समझ गए कि क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने और उस समय जो ऑल और चैनल से उसके जरिए लोगों को पता चल गया कि भाई ये इनजस्टिस है, और अगर आज ये देश के एक हिस्से में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो ये दूसरे हिस्सों में भी होना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से मासेस जो हैं वो इस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश जो एक कैंपेन था उसमें शामिल हो गए, और फाइनली इसने एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी जो है वो जगा दी। तो ये चीजें आप इंडक्ट कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको क्या आपको लिखना है वो पूरा का पूरा कंटेंट पूरा इसमें दे दिया है कि क्या आपको इसमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, मैंने इसीलिए ये सब कुछ चीजें जो है वो एडिशनली इसमें दे दी हैं, ठीक है। तो
या फिर आप इस तरीके का भी कंक्लूजन बना सकते हैं कि हाउ शुड स्वदेशी मूवमेंट बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट, दैट इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे पहले लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था। ठीक है, स्वदेशी एज अ कॉन्सेप्ट एंड आइडिया वाज आल्सो लिमिटेड, बट दिस इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ट्रिगर्ड इट, और उसके बाद जो है फाइनली ब्रिटिश स्ट्रैटेजीज जो इससे पहले की थी वो हमें शैटर्ड होती हुई दिखने लगी। तो ये आप इस तरीके का भी एक कंक्लूजन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू व्हाट, देखो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में तो खास तौर पे आपको एक चीज करनी है, आपको बताना है एक तो इवेंट, और इवेंट का इंपैक्ट जरूर देना है। ठीक है, इवेंट का इंपैक्ट या आउटकम ये कंक्लूजन में जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि पहले आपने अगर उसमें रीजंस डिस्कस किए हैं तो फ्यूचर आउटकम क्या था या इंपैक्ट क्या था, आगे मास मूवमेंट किस तरीके से उसमें मोबिलाइजेशन हुआ, वो सब आपको बताना होगा जरूर। ठीक है, तो ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस में ऐसे इंपैक्ट जरूर बताए जाते हैं। वैसे तो इट इज ट्रू फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। और मान लीजिए कल्चर है, कोई डांस या फिर आप म्यूजिक ट्रेडिशन पर कर रहे हैं, तो उसके भी लेगेसी या इंपैक्ट तो आप बताते ही है ना, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट did revolutionary activities of groups like Hindustan Socialist Republican Association, HSRA, देखो HSRA मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। HSRA एक्चुअली पहले HRA थी जो 1924 में बनी थी, बट उसके बाद जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई 1925 में, उसके बाद वो एक बार ब्रेक डाउन हो गई थी, और उसमें ज्यादातर रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया था। बट चंद्रशेखर आजाद के एफर्ट से 1928 में दोबारा से दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम हुआ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी। ठीक है, तो यहां पे लेकिन सवाल क्या है कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप लाइक HSRA in 1920 to 30s prepare psychological base for wider anti-colonial movement। ठीक है, तो HSRA की एक्टिविटीज ने कैसे साइकोलॉजिकल बेस बना दिया कि भाई उसके बाद एक बड़ा मास स्ट्रगल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत में देखने को मिला। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम देखो क्या करते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन कैसा बना सकते हैं कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ HSRA इट वाज लाइक इंडिविजुअल टेररिज्म या और इंडिविजुअल एफर्ट्स, आप ये कहें, ब्रिटिश यूज्ड टू कॉल इट टेररिज्म। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था कि जब तक आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मान लीजिए कि इस पीरियड में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर या फिर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट्स पर जिन्होंने बहुत भारी सजा सुनाई थी इंडियन प्रिजनर्स को। तो उस केस में जो असैसिनेशन अटेम्प्ट, हत्या की जो कोशिशें हुई, अब उनको टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये लोग जो इंडिविजुअल एफर्ट्स करते थे या छोटे छोटे ग्रुप्स जो कोशिशें करते थे ब्रिटिश सरकार को अनॉय करने की या उनको किसी तरीके से परेशान करने की, वो अननोटिस थे। उसमें कहीं से भी वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते थे कि व्हाई दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट फॉर देयर नेशन, ऐसा कुछ भी वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ रख ही नहीं पाते थे। तो इंडिविजुअल टेररिज्म था बेसिकली, ब्रिटिश के द्वारा उसको डिनोट किया गया। साथ ही में ये अनफोकस्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दे आर गोइंग टू अचीव, वो उसमें उनको क्लैरिटी भी नहीं थी, ना ही वो उसको पोर्ट्रे कर पाते थे, अगर था भी तो वो उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाते थे। देन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। अब देखो एक चीज, जैसे मैंने बताया HRA जो बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, और उन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया। लेकिन 1928 में बनी HSRA जिसमें एक शब्द जोड़ा गया था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब था कि सबसे दबे कुचले और पिछड़ों को ऊपर लाने के लिए जो प्रयास किया जाने लगा, उसका सिंबल बन गया ये शब्द सोशलिस्ट, जिसमें मकसद है कि
हर व्यक्ति तक रिसोर्सेज जो है वो इक्वली पहुंचाए जाएं, हर व्यक्ति का रिसोर्सेज पर बराबर हक हो। ठीक है, इसीलिए सोशलिस्ट शब्द जो है वो जोड़ा गया था। एक्चुअली ये एक सोवियत यूनियन जो बना था 1924-25, तो वो इसी आइडियोलॉजी पे बना था और वहीं से ये टर्म जो है वो बोरो किया गया था। ठीक है, तो सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो इस समय पर ऐड किए जाते हैं, और जिससे एक तरीके से वैलिडेशन मिल गया। आप ये समझ लीजिए कि व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव। ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर socialistic principles, they are working for upliftment of every section of the society and the most marginalized ones। ठीक है, तो उसके लिए सोशलिस्टिक आइडियाज जो है वो बेसिकली उसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि और ऊपर से एचएसआरए के जो आगे चल के जो रेवोल्यूशनरीज ने जो बलिदान दिया, ठीक है, उसके बाद जैसे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उन सभी को फांसी दे दी गई थी। तो इसने क्या किया कि लोगों को एकजुट किया। उसके अलावा जो कोर्ट रूम ट्रायल्स हुए थे बेसिकली एचएसआरए के रेवोल्यूशनरीज के, उसमें उन्होंने अपनी पूरी के व्हाट आर देयर आइडियाज बिहाइंड देयर एक्टिविटीज, तो वो उन्होंने पूरे तरीके से रख दिया था। जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था तो वहां पर भी दे डिड नॉट ट्राई टू अटैक एनी ब्रिटिश ऑफिशियल, बट उन्होंने वो बॉम्ब फेंक कर उसके बाद दे डिडंट रन, उसके बाद दे मेड देमसेल्व्स अरेस्टेड, वो उन्होंने किया था। तो इसका मतलब आप समझे कि एक तो एचएसआरए का मकसद था इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, या लोगों को ये बताना कि हमारे मकसद क्या हैं और हम किस आइडिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने वहां पे किया, और साथ ही में जब उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया तो उससे जो पीपल पार्टिसिपेशन था इसके बाद, क्योंकि सिंपैथी थी लोगों की उनके प्रति, और उनका जिस तरीके का बलिदान था वो लोगों ने पूरा मॉनिटर किया उस कोर्ट रूम ट्रायल्स के दौरान, और उसकी वजह से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इमोशनली और इंटेलेक्चुअली लोग जो है वो ज्यादा बेहतर जो है वो समझ पाए कि क्या ये लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, और सोशलिस्ट एंटी इंपीरियलिज्म इसके बाद अपनी पीक पकड़ता है। ठीक है, तो ये आइडिया जो उन्होंने जो जिसका सीड उन्होंने डाल दिया, उसकी वजह से ये एक बड़ा मास मूवमेंट बना। ठीक है, तो ये आपको जो है आपको अपने इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, एडिशनली अगर दूसरा, अब इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अर्लियर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एचएसआरए द मेथड ऑफ इंडियन पीपल वाज पैसिव रेजिस्टेंस, कि सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस के जरिए हम अपना काम करते हैं, वो पहले किया जाता था। जैसे नॉन कॉपरेशन से पहले तो प्राइमरली आप ये कह सकते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कॉपरेशन में भी पैसिव रेजिस्टेंस का ही इस्तेमाल किया गया था। बट एचएसआरए ने एक्टिवली जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी एक्टिविटीज की, और साथ ही में उन्होंने जब कोर्ट रूम ट्रायल्स के दौरान ये दिखा भी दिया। तो एचआरए के एक्शंस डेयरिंग एक्ट थी, दे वर रेडी फॉर द सेक्रीफाइस, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। इसने यूथ को इंस्पायर किया। ठीक है, तो इट इंस्पायर्ड यूथ और नेशन वाइड एंगर। ठीक है, और फाइनली मिलिटेंट एंटी कॉलोनियलिज्म आउट वाज द आउटकम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद लोग फिर सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस पर ही नहीं, एक्टिवली हर तरीके से जो है वो एंटी ब्रिटिश जो है वो सेंटिमेंट्स जो उनके अंदर आ गए थे, और एंटी कॉलोनियलिस्ट सेंटिमेंट्स के चलते एक बड़ा रिसेप्टिव क्लाइमेट बना फॉर रेजिस्टेंस। तो ये आप जो है इसमें अपना दूसरा तरीके का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी, एक्सटेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन अगर हम ये देख लें तो क्या क्या था। ठीक है, तो इसमें ना हम सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा कर लेंगे। जैसे सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करते हैं कि एचएसआरए बिकेम सिंबलिज्म ऑफ हीरोइज्म। मतलब उन्होंने एक ऐसी छवि अपनी प्रस्तुत की, खासतौर पे एचएसआरए मेंबर्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड अदर्स, कि भाई दे आर हीरोज ऑफ द नेशन। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, और उसके पीछे एक आइडिया है, एक विजन है। ठीक है, तो वो उन्होंने लोगों को बता दिया कि इस उनके एक्शंस ने यूथ को इंस्पायर किया और एक ब्रॉडर बेस बनाने में मदद की। नेक्स्ट इज मिलिटेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को, ब्रिटिश पुलिस को, ब्रिटिश सिस्टम को चैलेंज किया, और
हुआ क्या कि इसकी वजह से एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन मिलने लगा लोगों की तरफ से भी, और लोगों को लगने लगा कि यस देयर इज अनदर मेथड अदर देन पैसिव रेजिस्टेंस, जिसके जरिए भी ब्रिटिश सरकार को घुटनों पे लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी ना, बेसिकली इसमें क्या किया गया कि सोशलिज्म को एडवोकेट किया गया कि वी आर वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी, और हम ये कोशिश करें कि रिसोर्सेज में हर किसी का बराबरी का हक हो, चाहे वो लेबर है, चाहे वो वर्क, उसके अलावा चाहे पीजेंट है, सभी को। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये सभी को इसने अट्रैक्ट किया बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने, और मास मोबिलाइजेशन हो सका। ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट भी था विद गांधीयन नॉन वायलेंस मेथड्स। ठीक है, जो गांधी जी के मेथड थे नॉन वायलेंस के, उससे कहीं एक स्टार्क शिफ्ट रखती थी ये एचएसआरए की आइडियोलॉजी, जहां वो एक्टिव जो है वो इन्वॉल्वमेंट के जरिए जो फिजिकली भी जिस तरीके का भी वो एक्शंस कर पाए, उसको वो कहते थे कि दीज आर नेसेसरी फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस, तो वो उन्होंने किया। ठीक है, तो ये नॉन वायलेंस का तरीका तो गांधी जी ने अपनाया ही था, बट दे हैड सम सेपरेट आइडियाज, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने तरीकों के जरिए जो है वो ब्रिटिश सरकार को परेशानी में डालना शुरू किया। ठीक है, तो दे वर इन कॉन्ट्रास्ट विद गांधीयन नॉन वायलेंस आइडियाज। लास्ट, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन कह सकते हैं कि अनलाइक गांधी जी's idea of non-violence, this idea was not able to reach a big mass or a big bunch of mass. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि although people had sympathy with these people of HSRA, बट उतना बड़ा कोई मास मोबिलाइजेशन वो नहीं कर पाए जितना शायद गांधी जी के नॉन वायलेंट एफर्ट्स ने किया था। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस थी, और शायद ये रीजन भी था कि एक्चुअली कि वो जो उनके पास ना तो बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर्स थे, ना ही बहुत ज्यादा रीजन्स जो है वो उनकी संस्था के साथ जुड़े हुए थे। आप ये कह सकते हैं कि उसकी लिमिटेड आउटरीच थी, और इट वाज वेरी रीजनल इन नेचर। शायद आप बंगाल, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया को कह सकते हैं, लेकिन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर नॉट इन कनेक्शन विद एचएसआरए, तो इस वजह से कह सकते हैं तो वो मास मूवमेंट नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, अनलाइक द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कांग्रेस विच हैड ब्रांचेस इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उसकी तरह ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब कंक्लूजन में एचएसआरए फ्रॉम लिमिटेड रीच टू लास्टिंग इंपैक्ट, ऑल्दो देखो फिर वही बात कि एचएसआरए बिकॉज द मेंबर्स वर फ्रॉम वेरी स्मॉल रीजनल ग्रुप्स, तो जिसकी वजह से लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल रीच थी उनकी। ठीक है, सब जगह से पार्टिसिपेशन नहीं था। और दूसरा, आप बेसिकली बट व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान के जरिए सिंबॉलिक डिफायंस दिखाया। ठीक है, और साथ ही उन्होंने रेजिस्टेंस को जो है वो पॉपुलराइज कर दिया, कि हम जो है अपने हर तरीके से, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके हैं या चाहे अगर हमें लड़ना भी पड़ा ब्रिटिश सरकार के साथ हथियारबंद लड़ाइयां, तो उसको उन्होंने लोगों के बीच में इसको पॉपुलराइज किया। इसके बाद और ज्यादा लोग जो है उनकी ही तरह बनने की कोशिश करने लगे, और सिर्फ लिमिटेड आउटरीच नहीं रहा, देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांति होने लगी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है वो काफी जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट्स भी एस्टैब्लिश हुई, तो वो शायद वही उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज का नतीजा था। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्यूजिंग सोशलिज्म। उन्होंने सोशलिज्म को एक हथियार बनाया जिससे वो लोगों को ये बता पाए कि व्हाट आर देयर आइडियाज एंड व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव, तो वो सब जो उन्होंने बता दिया। और इससे क्या था, लास्टिंग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन इंडियन पीपल, जो इमोशनली भी एचएसआरए से कनेक्ट कर गए, और उनके आइडियाज जो सोशलिज्म से प्रभावित थे उनको भी वो समझ गए, और ये समझ गए कि दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी टेररिस्ट बट दे आर रेवोल्यूशनरीज, तो ये एचएसआरए करने में सफल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द रैपिड राइज ऑफ मास पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड पार्टीज इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 1910s एंड 1920s। ठीक है, अब यहां पर देखें, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। लेड टू द रैपिड राइज ऑफ मास पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है, व्हाट लेड टू
the rapid rise of mass political movements and parties in India during late 1910s and 1920s. Explain. ठीक है, यहाँ डायरेक्टिव एक्सप्लेन है. ठीक है, तो किन फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर्स बताने आपको मेनली, ठीक है, फैक्टर्स की वजह से रैपिड राइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ और पार्टीज की संख्या भी बढ़ी इन लेट 1910s एंड 1920s. ठीक है, आपको वो बताना है. ठीक है, लेट 1910s मतलब आप मतलब 1915 टू 20 वाला पीरियड, यानी दिस इज ऑब्वियसली द गांधीयन पीरियड, जब गांधी इंडिया वापस आ गए थे, बिकॉज गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915 एंड his involvement in सत्याग्रह लाइक चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, तो उससे वो मासेस के लीडर बन गए थे. ठीक है, तो एलीट पॉलिटिक्स टू मास मूवमेंट. देखिए सिंपल सी बात है, ये जो 1915 से 1920s का दौर है जब गांधी इंडिया आए, उससे पहले जो है वो मॉडरेट पॉलिटिक्स डोमिनेट करती थी. ठीक है, ऑल्दो एक्सट्रीमिस्ट ट्राइड टू मोबिलाइज पीपल, लेकिन फिर भी दोनों ही ग्रुप, चाहे मॉडरेट्स हों कांग्रेस में या फिर एक्सट्रीमिस्ट हों, दे वर टारगेटिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिनका मकसद था सिर्फ एलीट क्लासेस के लिए जो है वो न्याय मांगना, एलीट क्लासेस के लिए हक मांगना, मासेस के लिए न्याय मांगना, हक मांगना, और उनकी इन्वॉल्वमेंट शायद उनके एजेंडा में था ही नहीं. आम जनता के लिए, आम जो कॉमन पीपल के लिए या कॉमन मासेस के लिए हक मांगना उनके एजेंडा में नहीं था. ठीक है, तो ओरिजिनली एलीट पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती थी, या जमींदार ग्रुप्स या फिर जो है वो एडिटर यूनियंस जो है वो हुआ करती थी. तो इस तरीके का लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था. बट गांधी जीज मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जिसमें शायद हर कोई शामिल हो सकता था, उसको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, तो गांधी जी ने अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण में दिखाया कि पहले तो उन्होंने कॉमन लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया, वहां जाके उनकी मदद करने की कोशिश की, और जब लोग शामिल हुए तो उनको बताया कि आपको हथियार या कुछ भी उठा के लड़ने की जरूरत नहीं है, बस योर साइलेंट पार्टिसिपेशन विल डू योर वर्क. तो ये उन्होंने किया, और इसकी वजह से मासेस भी जो है जब वो शांति से इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे और उनके कोई ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस उसमें नहीं थे, तो दे वर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट. और इसी की वजह से ब्रॉड पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलना शुरू हुआ. लोगों को समझ आने लगा कि दिस इज करेक्ट, अगर हम नॉन वायलेंट तरीके से जो गांधी जी के बिल्कुल शांति से जो है वो अपने काम करेंगे, तो दिस मीन्स वी आर ऑन द साइड ऑफ ट्रुथ. और इसी वजह से अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने लगे, और एक पॉपुलर बेस बन गया उस समय पर लोगों के लिए कि भाई इस समय लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगे पॉलिटिक्स में, और दे वर राइटफुली डिमांडिंग देयर राइट्स. तो इसी वजह से अलग अलग कम्युनिटीज और ग्रुप्स की जो है वो आप ये कह लीजिए कि पार्टिसिपेशन बढ़ने लगी मास मूवमेंट में, और देवर अट्रैक्टिंग मासेस टुवर्ड्स देम, और यही नतीजा था कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी इस समय पे. ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि पॉपुलर डिस्कंटेंट, जो अब तक जो नाराजगी थी 1857 के बाद से जो वादे किए गए थे ब्रिटिश क्वीन के द्वारा, दे वर नॉट फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश ने कहा था कि लॉ मेकिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस ओनली, वो जो है वो किसी भी हद तक हुआ नहीं था. काउंसिल्स एक्ट आती गई 1861, 92 और 1909, बट पीपल वर नॉट गेटिंग देयर राइट्स. ठीक है, और दे वर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन टू लॉ मेकिंग, तो जिसकी वजह से पॉपुलर डिस्कंटेंट था. ठीक है, और खास तौर पे ब्रिटिश लॉज वर वेरी अनफेवरेबल टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसकी वजह से भी पॉपुलर डिस्कंटेंट था. ठीक है, और जो रिप्रेसिव पॉलिसीज यूज की गई, खास तौर पे पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन्स, अदर एक्शंस, ठीक है, और तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में नाराजगी थी. बट गांधी करिज्मेटिक लीडरशिप, उसने शायद लोगों में यह विश्वास जगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सिर्फ आप अपनी प्रेजेंस से भर से ही, मतलब आप मास मूवमेंट में शामिल होकर ही बहुत कुछ बदल सकते हैं और ब्रिटिश सरकार पर गहरा दबाव बना सकते हैं. और शायद यही नतीजा था कि पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज, जो ये कह रही थी कि हम हर कम्युनिटी के लिए, जो जैसे हिंदू महासभा
जो हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख संघ फॉर सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो अलग अलग कम्युनिटीज के हकों के लिए जो है वो बातें आगे रखने के लिए जब पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे थे, तो लोग जो पहले से ही गांधी जी के विचारों से जो है वो ये समझ गए थे कि पीपल पार्टिसिपेशन कैन पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिश, तो वो पार्टीज की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगे। तो यही आपको इंट्रोडक्शन में देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं मेन बॉडी, रीजन फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ मास बेस्ड पार्टीज, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहला तो रीजन वही गांधी लीडरशिप। गांधी जी ने डाइवर्स ग्रुप्स को जो एक तरीके से मोबिलाइज कर दिया फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मतलब पहले जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, जैसा मैंने बताया, इट वाज लिमिटेड टू जमींदार्स एंड सम एलीट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बस उन्हीं तक था। खास तौर पे ट्रेड यूनियंस कह ले थोड़ी बहुत, और साथ ही में ट्रेड यूनियंस भी क्या, उससे ज़्यादा जैसे एडिटर यूनियंस इत्यादि ये सब थे। और गांधी जी ने एक ब्रॉड बेस तैयार कर दिया उसकी वजह से। और साथ ही नेक्स्ट, रिप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, चाहे कर्जन्स अदर रिएक्शनरी पॉलिसीज हो, ये सब जो है उसने लोगों में नाराजगी पैदा की। और ऊपर से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 proved that British are not going to give Indians their right of making their laws themselves, ठीक है। उन्होंने तब ये कह दिया था, लॉर्ड मॉर्ले का एक स्टेटमेंट भी आया था कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम विल कंटिन्यू जैसा 1857 से चल रहा है, एंड वी हैव नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो वो उन्होंने साफ कह दिया था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज जो थी उसकी वजह से भी शायद लोग जो हैं अब उनका सब्र का बांध टूट गया था, एंड दे वर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है। और उसी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा बड़ा बेस मिलना शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने इट अट्रैक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल इनटू दिस मूवमेंट। और सबके अंदर एक शायद आशा और उम्मीद जागी कि शायद दिस मूवमेंट कैन गेन इंडिपेंडेंस, ऑल्दो इट डिडंट हैपन, बट people knew that this can work, और अपने हक मांगने से ही मिलेंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ना शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक बेस तैयार किया, एक आइडिया बता दिया कि इस तरीके के जो एक्टिविटीज हैं या इस तरीके के जो नॉन वायलेंट मेथड्स हैं, इससे जो है वो हम रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी एक बड़ा रीजन था। ऊपर से पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन फैक्टर्स, देखो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अब ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेन छोड़ा था इंडियन लोगों के ऊपर, ठीक है। और इसकी वजह से नतीजा ये था कि लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई थी। इवन वर्ल्ड वॉर वन में जब इंडियन सोल्जर्स विदेश में गए तो ये देखा कि लोग जो हैं वो अपने हक मांगते हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। और वहां पर उन्होंने ये भी देखा, खासतौर पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने, कि जो लड़ाइयां भी हैं उसमें लोगों के हकों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी जो है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स और वर्ल्ड वॉर वन में देखी गई चीजें जगाने में सफल हुए। उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट इज व्हाट, जिसमें टर्किश खलीफा जो थे, जिनको उनकी लैंड जो है जिनसे छीन ली गई थी, उसके अगेंस्ट मुस्लिम्स ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया भारत में, बट हिंदूज आल्सो जॉइंड इट, ठीक है। और गांधी जी आल्सो सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड सेड दैट खलीफा शुड बी गिवन ऑल हिज लैंड्स एंड ऑल हिज प्रेस्टीज एंड ओनर, ठीक है। तो इसके लिए एक पूरा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, और दिस यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और जिसकी वजह से शायद और बड़ा पॉलिटिकल बेस बना। और इसकी वजह से ही लोग जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ अट्रैक्ट हुए कि बाय ज्वाइनिंग पार्टीज दे कैन गेन डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर डाल भी दिया है, ठीक है। अब कंक्लूजन में, एलीट पिटिशनिंग, आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था बिफोर 1915, ठीक है। क्योंकि इस समय पर, जैसा हमने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, क्योंकि सिर्फ एलीट क्लासेस ही के लिए हक मांगे जाते थे, मोस्टली फ्रॉम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। बट गांधी लीडरशिप चेंज इट ऑल एंड इन्वॉल्व मास पार्टिसिपेशन। एंड खिलाफत अलायंस ऑल्सो यूनाइटेड इंडियन पीपल, दो मेजर कम्युनिटीज को यूनाइट किया, जिसकी वजह से और बड़ा पॉलिटिकल बेस तैयार हुआ। फाइनली ब्रिटिश रिप्रेशन की वजह से जो एंगर था रिजल्टेड इन मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो यही सारी चीजें आपको कंक्लूजन में भी हाईलाइट करनी है, ठीक है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन। देखो अब यहां पे देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंट है, ठीक है बेसिकली। तो इसमें एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन इट फेल्ड टू अचीव सस्टेन्ड सक्सेस अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। कि अच्छा खासा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया था, ह्यूज नंबर्स में, पर फिर भी all regions were not involved and all sections of the society were not involved in that revolt of 1857, ठीक है। उसी के आपको रीजंस बताने हैं कि क्यों, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन में सिंपल, रिवोल्ट ऑफ 1857 although it failed but it achieved an objective that East India Company was called back and crown rule begins, ठीक है। but it had some weaknesses like organizational weakness उसमें थी, ठीक है। कोई संगठित एफर्ट वो नहीं था, ठीक है। यूनिटी इश्यूज थे, पीपल वर फाइटिंग फॉर देयर लिमिटेड रीजन्स और लिमिटेड आइडेंटिटी। जैसे मराठा जो रीजन में लोग सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, झांसी में सिर्फ अपने ही लोग आइडेंटिटी के लिए लोग लड़ रहे थे, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर विद्रोह था तो बहुत रीजनल था और सेल्फ सेंट्रिक था, जिसकी वजह से कोई यूनिटी नहीं थी। इफ देयर इज अ रिवोल्ट इन अ पर्टिकुलर सिटी तो दूसरे शहरों के लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन इश्यूज। तो ये था, तो ये प्रॉब्लम। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत सारे, रीजनल रूलर्स और बाकी जो कोर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस लाइंस पे या डिफरेंट लाइंस पे, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं था। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। और रीजनल डिस्पैरिटीज कि कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन सबके डिफरेंट इश्यूज हैं, ठीक है। कोई भी इंडिया एज होल एक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चल रहा था, ये एक रीजन था फेलियर का, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ विजन कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव। सिर्फ अपने रीजनल जो ब्रिटिश कंट्रोल है उससे वो आजादी चाहते हैं, सिर्फ इतना ही, या फिर वो चाहते हैं कि पूरे इंडियन लैंड मास से ही जो है वो चले जाए, क्योंकि इंडिया जैसी आइडेंटिटी तब बनी नहीं थी, तो विजन नहीं था बेसिकली, ठीक है। और पुअर डिसीजन मेकिंग, खास तौर पे बहुत जगहों पे लीडरशिप ने जो भी थी, लिमिटेड लीडरशिप थी। एक तो एक प्रॉब्लम ये भी थी, लिमिटेड लीडरशिप थी और उसने डिसीजन मेकिंग बहुत खराब की, ठीक है। और नतीजा था कि जिसकी वजह से तो वही लीडरशिप डेफिशिएंसीज, वही बहुत ज्यादा लीडर्स नहीं थे, एबल लीडर्स नहीं थे, ये सारी प्रॉब्लम थी। साथ ही में पॉलिटिकल मनूवरिंग जो है ना वो नहीं हो पाई। ऐसा कोई मास पार्टिसिपेशन नहीं था लोगों की तरफ से, जैसा आफ्टर 1915 गांधी जी ने जो हासिल किया, ऐसा कोई मास पार्टिसिपेशन नहीं था। लिमिटेड ग्रुप्स वर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और ब्रिटिश मिलिट्री जो आप ये कह लो इक्विपमेंट थे, दे वर फार सुपीरियर। साथ ही ऊपर से आप ये कह सकते हैं कि रिवोल्ट जो फेलियर था वो उसके मल्टीपल आउटकम्स थे। तो इसी वजह से ये जो मल्टीपल रीजन थे, सॉरी आउटकम नहीं, मल्टीपल रीजन थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये रिवोल्ट फेल हुआ। तो ये आप इंट्रोडक्शन में बता दें, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्कशन तो इनको मेन बॉडी में ही करना होगा, आपको सिर्फ इनको हाईलाइट करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ठीक है, चलो हम सीधा फिर अब मेन बॉडी पर ही चलते हैं। तो मेन बॉडी को आपको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेन बॉडी में एनालाइजिंग द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला, लैक ऑफ यूनिफाइड कमांड। तो अगर हम ये कहें कि जहां जहां भी
हथियारबंद विद्रोह हुआ, वहां पर भी यूनिफाइड कमांड नहीं था। एग्जाम्पल, अगर असम में कनपरेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता बरुआ लड़ रहे हैं तो उनके सिर्फ अपने रीजनल मोटिव्स हैं। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह लड़ रहे हैं तो अपने रीजनल मोटिव्स हैं। अगर मुगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू रीगेन मुगल अथॉरिटी, बस वो है, ठीक है, वो उनके मोटिव्स हैं। अगर मराठास आर फाइटिंग फॉर देयर सेल्फ प्राइड, वो है। झांसी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उनके ऊपर इम्पोज किया गया था, झांसी जैसे स्टेट्स उनसे जूझ रहे थे, तो वो उनके इश्यूज थे। तो आप कह सकते हैं कि इधर आप ये कह सकते हैं कि दो रीजंस में, पहला तो आप ये समझे कि जो राजा महाराजा थे वो परेशान थे उससे, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे देवर, और वो भी लिमिटेड प्रिंसली स्टेट्स, जिनके ऊपर या तो इधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपोज किया गया था या फिर सब्सिडियरी अलायंस इंपोज किया गया था, वो परेशान थे। और बस वो ही उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे वॉर के अंदर। बाकी अदर प्रिंसली स्टेट्स वर सपोर्टिंग ब्रिटिश कॉज, ठीक है। तो यूनिफाइड कमांड नहीं था, सब अपने अपने जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, तो अपने रीजन तक ही वो सीमित थे, अपने तक ही उन सब के आइडियाज भी सीमित थे, ठीक है। और डिस्पैरेट लीडरशिप, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो लीडरशिप भी थी तो वो ऐसी थी कि बहुत लिमिटेड लीडरशिप थी। और खास तौर पे जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहते हैं, तो he was symbolically made the leader of the revolt, but he was not self-confident of his own capabilities and what mobilization he can achieve, वो भी उन्हें पता ही नहीं था। तो इसी वजह से disparate leadership थी, ठीक है। साथ ही में insufficient support, तो masses का support नहीं था, limited support था उन्हें, तो शायद इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी नहीं थे। फेलियर का एक रीजन बना ये भी। लिमिटेड रीजनल सपोर्ट, बहुत सारे इंडिया के ऐसे रीजन्स थे जिनका बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं था। कुछ रीजन्स से बहुत लिमिटेड वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन था, तो आप समझ सकते हैं, तो लिमिटेड रीजनल सपोर्ट था। कम्युनिटी डिविजन्स, कम्युनिटी बेस्ड डिवीजन था, रिलीजियस डिवाइड्स थे लोगों के बीच में, ये भी एक रीजन था, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर प्लानिंग, इनकोहेरेंट स्ट्रेटजी, ये सब चीजें उसमें देखने को मिली, ठीक है। उसके अलावा एनेक्सेशंस जो किए गए जो प्रिंसली स्टेट्स के, उसमें भी दूसरे स्टेट्स को उससे कोई लेने देना नहीं था, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड। तो एक ये रीजन था। ऊपर से जो अगर रिवोल्ट जो हुआ था वो कुछ बेसिक इश्यूज पे हुआ था, जैसे एनफील्ड राइफल जो इंडक्ट किया गया था P53, उसको लेकर लोगों के इश्यूज थे, उसमें ग्रीस कार्ट्रिज था, बट उसको ब्रिटिश ने रिप्लेस कर दिया। देन द रिवोल्ट वाज गोइंग टू फेल, बिकॉज जो इशू था वही अगर उसको एड्रेस कर दिया जाए तो फिर आगे रीजन ही नहीं बचता। और डीप सीटेड ग्रीवेंसेस बेसिकली जो लोगों के थे वो भी खुल के जो है वो आगे नहीं आ सके, और नतीजा था सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सब आप अपने इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। ये मैंने सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल्स दे दिया है, आप इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सारे ज्यादातर जो है वो ऑथेंटिक सोर्स, गवर्नमेंट सोर्सेज ही हमने यूज किए, एनसीईआरटी बुक्स या तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, उससे ही हमने सारे एग्जांपल्स बनाए हैं, ठीक है। चलो, अब फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वही कि लीडरशिप वैक्यूम था, ब्रिटिश सुपीरियरिटी थी, ठीक है, ब्रिटिश हैड बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, और एंड दे वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, लीडरशिप वाज गुड, तो वो सब जो है ब्रिटिश सुपीरियरिटी उस मामले में थी, ठीक है। एलीट क्लासेस, एजुकेटेड क्लासेस और मर्चेंट्स ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया था, एक और प्रॉब्लम थी। ऊपर से विजन डेफिशिएंसी, इंडिया जैसी कोई आइडेंटिटी तब तक बनी नहीं थी, और रीजनल लिमिट्स, रिवोल्ट वाज स्प्रेड टू ओनली वेरी फ्यू पार्ट्स। तो यही आपके कंक्लूजन है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Bring out the organizational strategies and ideological contributions of the extremist leader लाल बाल पाल during the स्वदेशी मूवमेंट। देखो, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली अगर हम ये कहें, अब लाल बाल पाल के देखो यहाँ पे ना ये एक्सट्रीमिस्ट की बात हो रही है, लाल बाल पाल ये कौन है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज और आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या था स्वदेशी मूवमेंट में इन लोगों का, ठीक है, यही आपको बताना है। तो ये हम वैसे थोड़ा सा हम ये आइडिया डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इनिशियल फेज ऑफ मूवमेंट में क्या थी
कि भाई प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, और उसके जरिए ब्रिटिश सरकार से अपने हक मनवाए जाएं फ्रॉम विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश लॉज। ठीक है, तो वो उस समय हमने समझा। ठीक है, बट लाल बाल पाल उन्होंने एक ड्राइविंग फोर्स की तरह लोगों को इस तरीके से मोबिलाइज किया कि दिस इज द टाइम फॉर डायरेक्ट एक्शन, दिस इज द टाइम टू बॉयकॉट, ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो वो उन्होंने यहां पर पहले के, तो बेसिकली उन्होंने इनोवेटिव टैक्टिक्स अपनाई थी जिससे पीपल पार्टिसिपेशन, जैसे विदेशी कपड़ों को जला देना, या फिर लोगों से ये कहना कि बॉयकॉट फ्रॉम ब्रिटिश स्कूल्स एंड लॉ कोर्ट्स, तो वो सब इनोवेटिव टैक्टिक्स उन्होंने यूज की थी। ठीक है, दे एम्फेसाइज्ड ऑन स्वराज, स्वदेशी, एंड दे एम्फेसाइज्ड ऑन देयर कल्चर, कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बहुत स्ट्रांग है, वी आर नॉट इन एनी वे लेस देन ब्रिटिशर्स। तो वो उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल एम्फेसिस भी दिया, और साथ ही मासेस को एंटी कॉलोनियलिज्म की तरह प्रभावित किया अपने इन एक्शन से। तो इसमें ये था लाल बाल पाल का रोल। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं इस तरीके का। अब मेन बॉडी में क्या क्या आपको लिखना है, स्ट्रैटेजीज और आइडियोलॉजीज को डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट में मास मोबिलाइजेशन, उन्होंने एक बड़ी एक्सटेंसिव पब्लिक आउटरीच जो है वो हासिल की, जो शायद पहले मॉडरेट लीडर्स वर नॉट एबल टू अचीव। उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज जो है वो की, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन जिसमें ज्यादा हो, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई, और जो हर कोई कर पाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें की उन्होंने। ठीक है, खास तौर पे पब्लिक मीटिंग्स और न्यूज़पेपर्स को उन्होंने यूज किया, जिसके जरिए उन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो वही पहला पब्लिक मीटिंग्स, दूसरा प्रेस के जरिए आइडियाज को, नेशनलिस्टिक आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया, फिर बॉयकॉट ऑफ वेपन। ठीक है, बॉयकॉट एज अ वेपन, मतलब उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करें और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करें। ठीक है, और स्वदेशी को एक होलिस्टिक टूल की तरह यूज किया। ठीक है, फिर अब कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे स्वदेशी स्कूलों को बनाने की बात हुई। ठीक है, साथ ही में स्वदेश निर्मित चीजों पर फोकस करने की उन्होंने बात की। तो और स्वराज को एक आइडिया की तरह लोगों को दिखाया कि ये तभी हासिल होगा जब हम स्वराज जो है वो हासिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिक ऑफ मॉडरेट्स। अब उन्होंने मॉडरेट जो तरीके थे उनको पूरे तरीके से गलत बताया, और ये कहा कि हमें याचनाएं, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट मोड पे नहीं रहना चाहिए। अब हमें ब्रिटिश सरकार को इस तरीके से चोट पहुंचानी होगी जिससे वो मजबूर हो जाएं इस देश को छोड़ के जाने के लिए। तो दे रिजेक्टेड प्रेयर बट एडवोकेटेड पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, अब खास तौर पे जैसे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन दोनों ने कहा कि वापस से वही हिंदू राष्ट्र हमें बनाना होगा जैसा पहले हुआ करता था, और हमें नेशनलिज्म को वापस से लोगों के अंदर जगाना होगा। दूसरा, खास तौर पे जो कल्चरल फेस्टिवल्स थे उन पर ज्यादा जोर दिया बाल गंगाधर तिलक ने, और एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो लोगों के अंदर जगाया टुवर्ड्स देयर कल्चर। तो ये जो है वो करने में सफल रहे। तो ये सब चीजें भी जो है उनके मेथड्स में इन्वॉल्व थी। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट रूट्स टू मास नेशनलिज्म, कि एक्चुअली फिर मैंने आपको बताया ना कि अब आपको इंपैक्ट बताना है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके आइडियाज ने मासेस को इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, और बॉयकॉट जैसी चीजों ने लोगों के ऊपर एक गहरा असर डाला, इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली। वो ये समझ गए कि बाय डूइंग दिस और बाय दिस पैसिव रेजिस्टेंस वी कैन हर्ट ब्रिटिश एंड वी कैन मेक लॉसेस फॉर देम। तो सो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये रेडिकल आइडियोलॉजी जो थी वो मेच्योर नेशनलिस्ट मूवमेंट में बदल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द की रीजंस, व्हाट वर द की रीजंस। अब यहाँ की रीजंस बताने हैं।
behind the widespread and enthusiastic participation of various social groups. पहले तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? वेरियस सोशल ग्रुप्स इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि उस समय कौन कौन से सामाजिक संगठन मौजूद थे जो जिन्होंने इतनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया, वाइड स्प्रेड और एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन को। तो ये बताना है। देखो एक्चुअली व्हाट वर द की रीजंस बिहाइंड द वाइड स्प्रेड, तो आपने ये बताना पहली बात तो कि रीजंस क्या थे कि अलग अलग ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। अलग अलग ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन से थे, और क्या कारण थे कि वो जो है वो इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, तो वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है? चलो देखो, तो सबसे पहला एक चीज कि नॉन कॉपरेशन स्टार्टेड इन 1920 एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी, ठीक है? तो गांधी जी की जो मास मोबिलाइजेशन की नीति थी, लोगों को इन्वॉल्व करने की जो नीति थी अपने मूवमेंट में, वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वेरियस सोशल ग्रुप्स, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हों, चाहे डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हों, चाहे डिफरेंट रिलीजियस बिलीव हो, वो सब उसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है? क्यों? बिकॉज गांधी जी ने सबको ही एक तरीके से एड्रेस किया था अपने सारे भाषणों में भी, और हर जगह उन्होंने हर ग्रुप को जो है वो इसमें भागीदारी के लिए जो है वो आने को कहा था। गांधी जी की लीडरशिप ने मास पार्टिसिपेशन को इंस्पायर किया, ठीक है? और इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी, जैसे खिलाफत मूवमेंट के दौरान वो ये समझ गए कि मुस्लिम्स का जो खलीफा को उनकी जमीनें दिलाने का इशू है, अगर इसको सबका इशू बना दिया जाए तो पीपल विल गेट यूनाइटेड। और वही हुआ। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज को ये कहा कि एक कॉमन जो उनकी प्रॉब्लम है वो सबकी है, वो सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है, और जिससे यूनिटी हासिल कर पाए और जिसकी वजह से ब्रॉडर मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उन्होंने हासिल किया, ठीक है? तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो गांधी जी का रोल सबसे पहले आप इसमें, यानी मेनली आप नॉन कॉपरेशन में गांधीज कैरिज्मेटिक लीडरशिप और उनके आइडियाज ऑफ यूनाइटिंग पीपल, उसको जो है वो डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है? या फिर उसके अलग एक अलहदा या एक डिफरेंट टाइप का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स वर somehow hidden inside people, but Gandhi ji and this movement of non-cooperation bring it out. रीजन क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हुआ था, ठीक है? और साथ ही खिलाफत इशू ने इट यूनाइटेड मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ठीक है? साथ ही गांधी जी का विजन ऑफ स्वराज, वो भी एक एडिशनल चीज थी जिसकी वजह से फाइनली एक्टिव रेजिस्टेंस देखने को मिला, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, इवन क्योंकि इकोनॉमिकली इंपैक्ट किया था, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस हाउसेस भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, ठीक है? लेबर वाज आल्सो इन्वॉल्व बिकॉज एवरीबॉडी वाज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रेन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो वो भी आ गया इसके अंदर, ठीक है? तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स, ऊपर से विमेन हैड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है? पीजेंट्स आल्सो हैड एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो वो सब कुछ हासिल हुआ इसमें, ठीक है? तो मैंने इसमें सब बता दिया आपको कि अब कोर सोशल ग्रुप्स कौन से, पीजेंट इज अ ग्रुप, वर्कर्स इज अ ग्रुप, ठीक है? विमेन इज अ ग्रुप, ठीक है? स्टूडेंट्स इज अ ग्रुप, ठीक है? उसके अलावा रिलीजियस लाइंस पे हिंदू, मुस्लिम कम्युनिटीज एंड अदर कम्युनिटीज, दे आर आल्सो सोशल ग्रुप्स, तो दे ऑल वर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं रिलीजियस ग्रुप्स, आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को, तो वो सब, ठीक है? तो इस तरीके का आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ठीक है? तो मेन बॉडी में फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला गांधी जी करिस्मेटिक लीडरशिप, सेकंड उससे बिफोर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द खिलाफत मूवमेंट इरप्टेड, जिसकी वजह से द पीपल गेट यूनाइटेड, मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर यूनाइटेड, और गांधी जी का उसमें बहुत बड़ा रोल था जब उन्होंने कहा कि खलीफा को उनकी जमीनें दिलाना इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एवरी इंडियन, ठीक है? तो वो खिलाफत मूवमेंट में यूनिफाई कर पाए हिंदूज और मुस्लिम्स को। उसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, उसने लोगों में नाराजगी और डिसकंटेंट जो है वो डाल दिया था,
और रिसेंटमेंट की भाव जो है वो लोगों के अंदर आ गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप, वही वर्ल्ड वॉर वन के जो इकोनॉमिक स्ट्रेन्स थे उसको भी आप डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, रेंट्स इंटरेस्ट वो जो है वो ऊपर चले गए, जिसकी वजह से सभी जो ग्रुप्स थे सोसाइटी के प्रभावित हुए, इकोनॉमिक इफेक्ट्स उन पे पड़े। साथ ही प्रोग्राम जो बेसिकली जो शुरू किए गए नॉन कॉपरेशन में, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता था, देवर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, बॉयकॉट एंड स्वदेशी। ठीक है, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड मास पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलो यही चीज आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स भी दे दिए एडिशनली, यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दिस इन योर आंसर। आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमने दिए हैं, और आप क्लू ले सकते हैं ये पूरे मॉडल आंसर जो हमने दिए हैं साथ में। और ये आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ये जो हमने जैसे फ्लो चार्ट दिया है, आप सिर्फ इसके बेस पे अपने आप से आंसर राइटिंग भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप खुद से जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप खुद के आइडियाज जनरेट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि यू आर जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, बट आप अपने खुद के आइडियाज भी जनरेट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम सिचुएशन में यही होने वाला है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे आपके सामने जो आपको इम्प्रॉम्प्टू जिनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन सेम वही सारी चीजें आपको हाईलाइट करनी है कि गांधी लीडरशिप प्रोवाइड अ ब्रॉड मास पार्टिसिपेशन, खिलाफत इश्यूज यूनाइटेड पीपल, और जो रिप्रेशन जैसे खासतौर पे जलियांवाला बाग एंड अदर एक्टिविटीज विच वर डन। ठीक है, और ऊपर से इंक्लूसिव प्रोग्राम, मास पार्टिसिपेशन, नॉन वायलेंट एक्शंस और एम्बेडेड नेशनलिज्म। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं गांधी लीडरशिप। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप किस तरीके से अपने कंक्लूजन में सम अप कर सकते हैं, वो ऐसे देखिए। सबसे पहले गांधी लीडरशिप, गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतने ज्यादा मासेस को इन्वॉल्व करने का, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अप्रोच किया। उनकी कोई अप्रोच पर्टिकुलर कम्युनिटी तक विशेष सीमित नहीं थी, ना ही वो ये कोशिश करते थे कि सिर्फ एलीट ग्रुप को ही टारगेट करें। उन्होंने सभी को जो है वो बराबरी का दर्जा दिया अपने, और हर एक के लिए जो है बेसिकली मांगे रखी। तो इससे वो जनमानस के लीडर बन के उभरे। ठीक है, तो नेक्स्ट, और दूसरा खिलाफत अलायंस जो बना, खिलाफत मूवमेंट के समय पे हिंदू मुस्लिम जो अलायंस बना, उसने और ज्यादा जो है वो यूनिफाई कर दिया लोगों को। और जो चाहे आप, जैसा मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले कि रिप्रेशन, चाहे आप वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट देख लें या फिर कोई और, उन सभी में क्या होता है कि ब्रिटिश की तरफ से रिएक्शनरी मेजर्स लिए गए। ठीक है, और रिप्रेशन की कोशिश की गई, और उस सब का नतीजा ये था कि और ज्यादा मास मोबिलाइजेशन हुआ, और ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ नॉन कॉपरेशन में। ऊपर से ये इंक्लूसिव प्रोग्राम था, इसमें चाहे विमेन हो, चाहे वर्कर हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस ग्रुप्स हो, चाहे इसमें हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सबको ही इंक्लूड किया गया। हर कम्युनिटी को ही बराबरी से इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इंक्लूसिव प्रोग्राम था, और नॉन कॉपरेशन में कहा ही गया था कि आपको विदेशी चीजें छोड़नी है, और ये सभी के लिए था। ठीक है, तो इसमें और विदेशी, चाहे वो एजुकेशन है या उनके बनाए हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उनका बॉयकॉट था। तो वो सब इंक्लूसिव था। तो मास पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली इसकी वजह से होना ही था। और साथ ही में गांधी जी का जो आइडिया कि नॉन वायलेंट एक्शंस, मतलब हमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है। और फाइनली नेशनलिज्म का भाव, राष्ट्रवाद की भावना, शायद इसके लिए मैं ये कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट लीडर्स भी थे, बाद में एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे, और बाद में गांधी जी भी, ये सभी नेशनलिस्ट वॉइसेस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल थे ही। और ये सब जो था ना, जिसकी वजह से लोगों में एक जोश था, और जिसकी वजह से इतना बड़ा पार्टिसिपेशन जो है हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये, उसके अलावा वही चीज, अगर दूसरा आप कंक्लूजन करें कि इंडियन सोसाइटी वाज फ्रेगमेंटेड अर्लियर, बट यहां पे जब नेशनलिज्म की बात आई या नेशनलिस्ट बैनर उठाया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, तो मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और फाइनली नॉन कॉपरेशन के दौरान यूनिफाइड मास एक्शन भी।
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द रिप्रेसिव रोलेट एक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि व्हाई वर द रिप्रेसिव रोलेट एक्ट। एक चीज समझे कि रोलेट एक्ट साल 1919 में लाई गई थी। सर सिडनी रोलेट उसके कर्ता धर्ता थे, क्योंकि शायद ना क्योंकि सेडिशियस एक्टिविटीज बढ़ गई थी और इसीलिए इसको एंटी सेडिशन कमेटी भी कहा जाता था। इसका मकसद ये था कि जो लोग ब्रिटिश कानून में फ्लॉज देखकर उस कानून से बचने का रास्ता खोज चुके हैं, उससे एस्केप रूट को ब्लॉक कर दिया जाए, और रोलेट एक्ट इसी के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो रोलेट एक्ट जो लाई गई थी उसका मकसद मैंने आपको बताया। तो यहां पूछेगा व्हाई वर रिप्रेसिव रोलेट एक्ट्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1919 and did the widespread popular outrage they generated irreversibly transform the nature and scale of mass participation in the Indian nationalist movement। ठीक है, अब देखो सिंपली है, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि सरकार ने कोशिश की ऐसे रिप्रेसिव लॉ को ला के रोलेट एक्ट के जरिए कि भाई जो भी एस्केप रूट है ब्रिटिश लॉ के अंदर वो खत्म हो जाए और जिसको भी वो चाहे दे कुड पनिश हिम और हर, तो वो उसके लिए लाई गई थी। ठीक है, पर उसके बाद जो उसके अगेंस्ट जो पॉपुलर आउटरीच हुआ, उसने इस तरीके का गुबार पैदा किया, उस तरीके का जो पीपल आउटरीच था, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो पहले नहीं था। बिफोर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, देखो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड व्हेन रोलेट एंटी रोलेट प्रोटेस्ट वर टेकिंग प्लेस। तो एंटी रोलेट प्रोटेस्ट के समय पर हुआ था वो चीज, और उसी समय पर जब जलियांवाला बाग हादसा हुआ उसके बाद से लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रोलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और उसकी वजह से ही लोगों में नाराजगी, और इसकी वजह से ही लोगों का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन जैसे आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेशन बढ़ गया, और उसको फिर वो ब्रिटिश जो है वो रोक नहीं पाए। दे वर नॉट एबल टू रिवर्स दैट पार्टिसिपेशन। ठीक है, वो लोगों के पार्टिसिपेशन को कम नहीं कर पाया, उसके बाद बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो सिंपल वही चीजें हम डिस्कस करेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन में कि विद रोलेट एक्ट ब्रिटिश ट्राइड टू सेपरेट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड नेशनलिज्म एंड दे इम्पोज्ड रोलेट एक्ट। द आउटकम वाज मास आउटरीच, नतीजा था, एंड फाइनली इट रिजल्टेड इन मास नेशनलिज्म, जहां लोग बढ़ चढ़कर नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। तो उल्टा ही प्रभाव पड़ा। तो ये हम इंट्रोडक्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है बेसिकली दूसरे इंट्रोडक्शन में भी। अब यहां पर आप मेन बॉडी में रीजन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट। अब देखो पहली बात कि बिफोर द पैसेज ऑफ रोलेट एक्ट देयर वर वेरी लेस पीपल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कुछ पॉकेट्स थी इंडिया में, जैसे हम कहें चंपारण में गांधी जी ने मासिस को मोबिलाइज किया, खेड़ा में किया, उसके अलावा और भी जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी किया, और एक दो इंसिडेंट्स और हैं। लेकिन उसके अलावा जो ज्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का था नहीं, ज्यादा जो भी पार्टिसिपेशन था वो एलीट क्लासेस का था। तो एलीट लेड जो पार्टिसिपेशन था बेसिकली या तो जमींदार क्लासेस या फिर जो एडिटर यूनियंस, जो न्यूज़पेपर एडिटर यूनियंस थी वो काम कर रही थी। तो कॉशियस पॉलिटिकल एक्शंस थे। बट जैसे ही रोलेट एक्ट इंपोज किया गया, ठीक है, और ये बहुत रिप्रेसिव था, बिना किसी वारंट के लोगों को जेलों में डाला जा रहा था। ठीक है, उसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं थी, और कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, और सीधा उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। इफ ये कह लो कि जो लॉ स्टेट्स दैट द जो इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 2 ईयर, देन कोई जो प्रोसीडिंग नहीं होगी। बट इफ imprisonment is more than 2 years or anything, then there will be a court which will be held at secret place। तो वो होगा, और उस केस में किसी भी सबूत को सबूत की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसी भी जो है वो उसके अंदर चीजें थी। तो रोलेट एक्ट आप ऐसे कह लीजिए इनह्यूमन था। रोलेट एक्ट जैसा लॉ दुनिया के किसी भी हिस्से में इंपोज नहीं किया जाता था, और गांधी जी ने तभी इसको ब्लैक एक्ट भी करार दिया था। ठीक है, तो रिप्रेसिव था पूरे तरीके से, अनजस्ट अनफेयर लॉ था। ठीक है, नतीजा पॉपुलर आउटरीच, मास प्रोटेस्ट, एंटी रोलेट प्रोटेस्ट गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने
पूरे देश में धरना प्रदर्शन, पहले बंबई से शुरू किया, बाद में इट्स स्प्रिल्ड टू द नॉर्थ आल्सो, और बाद में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, दैट वाज आल्सो द रीजन ऑफ द रोलेट एक्ट एंड इट्स एंटी रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। और उसके अलावा देन इट रिजल्टेड इन मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। बस जो आप इंट्रोडक्शन में वो चीजें कह रहे थे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उन इंसिडेंट्स को बारीकी से उनके बारे में बताना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें और उनके बारे में बता दें कि हर पर्टिकुलर इवेंट में क्या क्या चीजें हुई, तो वो थोड़ा सा आप इंक्लूड करेंगे, देन योर आंसर विल बी डन, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में जैसे आप क्या कर सकते हैं, फिर वही चीजें हैं, इसमें कोई खास चीज बदलने वाली नहीं है कि लिमिटेड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, प्रोलेट एक्ट इम्पोजिशन, ठीक है, उसी को आप सम अप करके लिखेंगे, ज्यादा कुछ इसके अंदर कंक्लूजन में भी बदलेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं दादा भाई नारोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी ड्रेन थ्योरी 1867 टू 1901 फॉर्मलाइजेशन द कल्मिनेशन। अब इसमें देखो आप, दादा भाई नारोजी की जो ड्रेन थ्योरी थी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, ठीक है, इसको ये यहां पे इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया है, ठीक है। इट फॉर्मलाइज द कल्मिनेशन ऑफ डेकेड्स ऑफ इंडिजीनियस इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, मतलब जो दशकों से जो कंसर्न्स है ना इंडियन लोगों के अगेंस्ट ब्रिटिश रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जिस तरीके से भारत से रिसोर्सेज लूटे जा रहे थे उसको लेकर के, ठीक है, तो उसको लेके पिटीशन और राइटिंग्स दी गई थी उसको। तो कैसे जो है दादा भाई नारोजी ने उसे फॉर्मलाइज किया, बेसिकली लोगों तक सही मामले से किस तरीके से पहुंचाया, ठीक है, उस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। अब दादा भाई नारोजी ने क्या किया, कैसे उसको शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट की तरह लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है देश से, देन ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ बिटवीन 1867 टू 1901 बाय एडिंग वन स्टेप विद अनदर, तो वो करते चले गए, तो वो हुआ। अब इसमें ना आपको यही चीज आपको करनी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ना आप बताएंगे कि इन 1867 व्हेन दादा भाई नारोजी was running his newspaper Rastgoptar from Gujarat, then he first introduced the idea of drain of wealth, ठीक है, in his newspaper Rastgoptar, ठीक है। तो पहली बार वहां दिया गया था 1867 में, and between 1867 to 1901 he added some components to it। उन्होंने बताया कि भाई कैसे इंडियन रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा रहा है, कैसे दे आर बीइंग यूज्ड बाय ब्रिटेन फॉर देयर ओन कंट्री, देयर ओन होमलैंड, वो सब आप वो उन्होंने एक एक चीजें करके बताया, और हाउ इट इज हार्मिंग इंडियन कॉज, इंडिया को किस तरीके से नुकसान हो रहा है, वो सब उन्होंने बताया 1867 से 1901 के बीच में, कुछ कुछ चीजें ऐड करते गए। एंड फाइनली व्हेन ही रोट हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901, तब उन्होंने ये सब जो है वो कल्मिनेट करके सब इकट्ठा करके अपनी इस किताब में दिया और इस थ्योरी को फाइनलाइज किया, ठीक है। वही आपने बताना। तो नारोजी begins his developing the drain of wealth theory in 1867, and the theory was developed between this phase 1867 to 1901, and finally he revealed all the components of his theory in 1901, his book Poverty and British Rule in India, ठीक है, डन। चलो ठीक है, तो बेसिकली शुरू में पहले उन्होंने क्या किया कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिक क्रिटिक, तो उन्होंने कुछ कुछ पॉलिसीज का जो है वो को क्रिटिसाइज किया। देन अगले 3 दशकों तक ही काइंड ऑफ वर्कड ऑन इट एंड पिक्ड ऑल दोज कंपोनेंट्स, मतलब जिसमें भी उन्हें समझ में आया कि ये चीजें जो है वो ब्रिटिश सरकार कर रही है भारत से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो सब उन्होंने जो है वो इकट्ठे किए, और लास्ट में जो है उन्होंने फाइनली अपना इकोनॉमिक एनालिसिस दिया अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जरिए, ठीक है। तो बस एक ही चीज है, बस कहने का अंदाज आपका बदल जाएगा। अब देखते हैं मेन बॉडी में फॉर्मलाइजेशन ऑफ अर्ली ग्रीवियंसेस, मतलब नाराजगियां जो थी जो ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, इकोनॉमिक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की वजह से, उनको एक थ्योरी के रूप में कैसे जो वो लेकर आ गए दादा भाई नारोजी, उसको कैसे उन्होंने किया, तो वो देखते हैं। Obviously, there were some indigenous grievances, जैसे raw material from India was taken to Europe, and from there industries produced manufactured goods and they were brought back to India and were sold at a very high price। तो ये हम देखते हैं
तो ये इंडिजीनियस ग्रीवियंसेस थे, और इसको रोकने के लिए अर्ली इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज ने, या आप ये कह लें कि उस समय के लिए जो लोग थे उन्होंने कुछ पेटिशंस जो है वो डाली, बट नथिंग वर्कड। ठीक है, तो उस समय पर काफी सारी चीजें की गई थी। तो कुछ पेटिशंस के जरिए ब्रिटिश सरकार से अपील की गई थी कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो रोका जाए। ठीक है, फाइनली दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगुप्त जैसे अपने अखबारों के थ्रू उसका न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया, न्यूज़पेपर में लोगों को अवगत कराना शुरू किया कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, द रिसोर्सेज आर बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ कंट्री, वो उन्होंने बताया। एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर बीइंग डी इंडस्ट्रियलाइज्ड बिकॉज ब्रिटेन इज ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इटसेल्फ, नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया, एंड दिस इज रिजल्टिंग इन वेल्थ आउटफ्लो। ठीक है, उसके अलावा आगे उन्होंने एक एक करके सारी चीजें, होम चार्जेस, डेट इंटरेस्ट, अनपेड एक्सपोर्ट, ड्रेन वेल्थ, ये सारे की कंपोनेंट्स उन्होंने जो है अगले 30 साल में 1867 से 1901 के बीच में उन्होंने लोगों के सामने रखे। ठीक है, और उन्होंने पूरा लास्ट में जो अपनी थ्योरी बना ली उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया, हाउ इंडस्ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड इन अ फेज्ड मैनर, और कैसे ऑल दिस इज सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, वो सब उन्होंने फाइनलाइज कर दिया अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, और उन्होंने इसको पूरा एक पूरा जो सिस्टम था उसको डीकोड करके वहां पे अपनी थ्योरी दी, और इसमें साथ में उन्होंने यूज की अपनी सिस्टमैटिक कैलकुलेशन। जैसे ही यूज्ड गवर्नमेंट डेटा, हाउ मच रॉ मटेरियल इज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर, तो ही यूज्ड गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, और तो ऑल्सो he quantified that approximately this much amount of resources are being drained out of India and they are used by British for their own welfare, वो सब उन्होंने डेटा के जरिए लोगों को बताया। तो ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दिस इज मेन बॉडी पार्ट। लास्ट में कंक्लूजन वही चीज बेसिकली कि देयर वर सम कंप्लेंट्स अगेंस्ट colonial extraction of resources, formal petitions, but they never materialized. कुछ किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, फाइनली दादा भाई नारोजी started developing the theory and finally he came up with the full theory in 1901, और उन्होंने structured data plus arguments दिए जिसके जरिए वो बता पाए। साथ ही इसकी वजह से लोगों को ये समझा पाए कि why are your conditions so bad and severe, तो ये बताने में वो सफल रहे, और इसी वजह से people started coming in protest for economic reasons, तो economic protest शुरू हुए। ठीक है, और that's why यहीं से जो आइडिया स्ट्रेंथन होता है स्वराज का, कि जब सेल्फ रूल होगा then the policies will be decided by the people of the land, not by British who do not belong to this land। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज विल कम बैक टू इंडिया और विल स्टे इन इंडिया। तो ये यहां पर इसीलिए स्वराज की डिमांड उठने लगी, एंड फाइनली दिस इकोनॉमिक नेशनलिस्ट मूवमेंट erupted and resulted in the demand of स्वराज एंड फाइनली इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ INA ट्रायल्स। अब INA ट्रायल्स की बात हो रही है। INA व्हाट इज INA? ठीक है, INA इज आजाद हिंद फौज, अगर हम हिंदी में कहें तो INA ट्रायल्स ऑफ 1945-46। यहाँ पे ना INA ट्रायल्स देखो, INA आजाद हिंद फौज, आप इसके बारे में बता सकते हो। INA वाज फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया इन साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, by Japanese forces. It was formed by Japanese forces, or it was formed under Japanese forces, and most of the soldiers were British Indian soldiers who were captured by Japanese forces। तो ये आप वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर सोल्जर्स वही थे ना जो जापानीज सोल्जर्स ने जिनको कैप्चर किया था, एंड इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन मोहन सिंह। आफ्टर दैट द लीडरशिप पास्ड ऑन टू Ras Bihari Bose, and after that the leadership again passed on to Subhash Chandra Bose, and in 1942-43 INA went on to attack on the borders of India, and they
due to severe conditions like climatic conditions and also the terrain conditions. So INA soldiers were not able to break through into India through the defenses of British Indian forces, and they got defeated and they were being captured. तो ज़्यादातर लोग यही हुआ. तो कहानी क्या है कि INA के जो फौज थी उसमें सबसे पहले मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई जापानीज जनरल्स के द्वारा आजाद हिंद फौज. आफ्टर दैट द लीडरशिप पास ऑन टू रास बिहारी बोस, द फ्यूजिटिव हु वाज लिविंग इन सिंगापुर. ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर दैट द लीडरशिप पास्ड ऑन टू सुभाष चंद्र बोस एंड अंडर हिम दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस. और फिर उन्होंने लड़ना शुरू किया, बट दे वर नॉट एबल टू break through the defenses of British Indian forces from northeast of India, and they were defeated and captured. उन्हें हरा भी दिया गया और पकड़ भी लिया गया. And finally, on Red Fort, at Red Fort in 1945-46, their trials happened. मतलब फिर open trials हुए लाल किले के ऊपर. उन जो फौजी, जो ब्रिटिश इंडियन फौजी थे जो INA के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल और मुकदमे चलाए गए. ठीक है, तो वो ट्रायल जो थे ना बेसिकली उसके बारे में है ये. रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड सीक्रेट एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज इन इंडिया सिंस द अर्ली 1900s. एक्सप्लेन. अब ये देखो, एक चीज है कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ना एक इतिहास है. अर्ली 1900s में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, where Anushilan Samiti was found and a Yugantar group started campaigning for it. ठीक है, तो ये हुआ था. अब इसमें आप ये देखें कि अब इंट्रोडक्शन के लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको यही बताना है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस शुरू हुआ और कैसे वो INA ट्रायल तक आया. ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो अर्ली रेवोल्यूशनरी आइडियाज सबसे पहले, ठीक है, दे इरप्टेड इन द अर्ली 1900s, ऑल्दो concerns were raised even before that. उससे पहले जब 1880 से ही इकोनॉमिक कंसर्न जो बनने शुरू हो गए थे, लगातार इंडिया वाज हिट बाय मेनी फेमाइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तब से ही लोगों के अंदर रेवोल्यूशनरी जो आप ये कह लीजिए कि भाव जो है वो उभरने शुरू हो गए थे. तो अर्ली रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है ना वो आने लग गए थे. और सम अंडरग्राउंड नेटवर्क्स वर फॉर्म, जैसे अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, ये सब बन गए थे बंगाल में एंड आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आगे देश भर के अलग अलग हिस्सों में होती गई. फिर ये ज्यादा फॉर्मलाइज हुई 1920 से 30s के बीच में, जब HRA और HSRA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी. और फाइनली लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद से तो बहुत हद तक it became a fashion or it became in vogue that people are joining nationalist movement. तो ये 1930s के बाद से होना शुरू हुआ और masses उसे ज्वाइन करने लगते हैं. But in 1945 when INA trials took place and everybody witnessed it, क्योंकि लाल किले के ऊपर ओपन ट्रायल्स हो रहे थे और ऐसे में वो लोग जो INA के लोग थे, खास तौर पे वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, they were captured by Japanese forces and they were motivated in such a way that you should fight for your country's independence. और वो INA बना करके हिंदुस्तान में वापस आए ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस से लड़ने के लिए. तो उनको जब अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, तो यहाँ लोग समझ पाए उनकी कहानियां, वाई दे जॉइंड ऑपोजिट कैंप्स, ये भी वो समझ पाए. और यहाँ से ओपनली जो है ये समझ में आने लगा कि भाई पीपल आर नॉट ready to work for British anymore or ready to work under British anymore, and they do not want British to rule this part of the world. ठीक है, तो इसी वजह से नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो और ज्यादा जो है वो एक्सपैंड हुआ. ठीक है, या दूसरा तरीका आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कि अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कोवर्ट एक्टिविटीज रन बाय कोवर्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, मतलब छुप के ही काम किया जाता था. But finally when INA trials took place, they were staged publicly. और यहां से लोग ओपन प्रोटेस्ट में आ गए. नतीजा था इसके बाद हुई रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी. ठीक है, तो वो भी आप अपने मेन बॉडी आंसर में ऐड कर सकते हैं. और एंड देन आप ये कह सकते हैं इट वाज ओपन मिलिट्री चैलेंज जो INA ने पोज किया. ठीक है, तो
they took arms for themselves and they started fighting against British Indian forces. ठीक है, तो इसका मतलब है कि they were not ready to work under British or for British. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसके अलावा मेन बॉडी रिफ्लेक्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी राइज. अब इसमें फिर वही जैसा मैंने आपको बताया वही चीज, आप यहाँ पर ना एक क्रोनोलॉजी सेट करके कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली 1900s विद द ऑर्गेनाइजेशन लाइक अनुशीलन समिति एंड युगांतर ग्रुप. ठीक है, and then it formalized in the period between 1920 to 1930 when HRA and HSRA like organizations were formed. And in 1930 Bhagat Singh gave Bhagat Singh's popularized slogan Inqilab became common for everybody. And in 1945 or 1942 to 1945 INA used this as their slogan. तो INA उसको slogan की तरह यूज किया. उसके बाद in 1945 during the trials of this INA was taking place at Red Fort in Delhi, there were strikes in Calcutta. This shows that revolutionary activities were now erupting and they were uncontrollable. और उसके पीछे रीजन था INA trials. And those things which were happening under covert operations, now they were open. तो उसकी वजह से कैलकाटा स्ट्राइक्स में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया. एंड अनदर थिंग, इन February 1946 रॉयल इंडियन नेवी आल्सो वेंट ऑन फॉर अ म्यूटिनी. तो ये एक और एडिशनल चीज यहां पे ऐड हो जाएगी. ठीक है, फाइनली कंक्लूजन सिंपल. अर्ली नेशनलिज्म was petition based nationalism, but INA trials revealed everything and there was a sudden change in approach and people started actively participating and demanding Indian national independence. और उससे militant British movement जो है, anti British movement जो है वो शुरू हुआ. ठीक है, after the trials took place. तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से अपना conclude. ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. Examine the linkages between expansion of Indian railways and telegraph networks under the British rule and acceleration of pan-political. देखो, linkages between expansion of Indian railway. देखो, एक एस्पेक्ट है रेलवे यानी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक है टेलीग्राफ यानी कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इन दोनों के जो लिंकेजेस हैं कि कैसे इन्होंने पैन इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट को एक्सेलरेट किया और नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया 19th और 20th सेंचुरी में. ठीक है, तो ये आपको उसके बीच के लिंकेजेस को ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन मेन चीज है. सबसे पहले यहां पर इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे. इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेलवेज एंड व्हाट वर दे केपेबल ऑफ. रेलवेज एंड टेलीग्राफ बोथ. ठीक है, तो रेलवेज कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो, रेलवेज original idea of introducing railways in India, the purpose was of introducing railways in India was economic exploitation and military control. मतलब ज्यादा बेहतर मिलिट्री कंट्रोल हो पाए पूरे देश भर में और देश के अंदरूनी इलाकों में जो संसाधन है उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए, जो ब्रिटिश के लिए शुरू में आसान नहीं था, बट आफ्टर रेलवेज इट बिकेम इजी. तो ये पर्पस था मेनली. एंड सेकेंड वॉज टेलीग्राफ. टेलीग्राफ बेसिकली they started it so that they could communicate in better way. पर उन्होंने उसको फिर कमर्शियलाइज भी कर दिया, दोनों ही चीजों को, रेलवेज को भी और टेलीग्राफ को भी. तो दे स्टार्टेड पैसेंजर रेलवेज एंड दे स्टार्टेड टेलीग्राफ फॉर पीपल. तो यहां पर जब वो उसको कमर्शियलाइज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है, देन यहां पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. जैसे railways united different parts of India. Now anybody from any part of India could move to the other part of India with help of railways. और इसकी वजह से क्या हुआ, the different geographical regions came close to each other. अलग अलग geographical regions जो है वो नजदीक आ गए और नतीजा क्या था, पैन इंडिया पॉलिटिकल इंटीग्रेशन. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब अपने सेशंस ऑर्गेनाइज कराए तो उसके मेंबर्स ने रेलवेज का यूज किया फॉर मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट. तो इसकी वजह से पैन इंडिया पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में भी इसका रोल था. टेलीग्राफ सेम, टेलीग्राफ ने
लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प की, रिजल्टेड इन पैन इंडिया इंटीग्रेशन। इफेक्ट फिर से वही सेम, रेलवेज एंड टेलीग्राफ रिजल्टेड इन यूनिफाइड फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज इट यूनिफाइड इंडिया थ्रू कम्युनिकेशन एंड थ्रू बेटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, इंपैक्ट ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। अब यहाँ पे सिंपल लीडरशिप मोबिलिटी। ठीक है, जो लीडर्स थे देश भर के, अब वो सिर्फ एक जगह नहीं देश भर में वितरण कर सकते थे, अलग अलग जगह जा सकते थे। जैसे गांधी जी यूज ट्रेन मेनी टाइम्स, कई बार देखने को मिला जब उन्होंने एंटी रोलेट सत्याग्रह शुरू किया, पहले बंबई में सत्याग्रह किया, देन ही मूव टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, और दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें एक ट्रेन से ही अरेस्ट किया गया था। तो एक्सटेंसिव टूर्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाने लगे, और लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर ज्यादा मासेस को जो है वो केटर करने लगे। ठीक है, जो पहले नहीं था बिफोर द अराइवल ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ठीक है, और टेलीग्राफ प्रोवाइडेड क्विक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन स्पीड। अब देखो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर जो रेलवेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जिसकी वजह से जल्दी स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होने लगा। और दूसरा, टेलीग्राफ तो है ही कम्युनिकेशन का एक माध्यम, जिससे एक जगह अगर कोई आइडिया है तो वो दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसने बहुत बड़ा काम किया। मास पार्टिसिपेशन, बड़ी संख्या में अगर कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता था देश के किसी भी हिस्से में, दूसरी जगहों से लोग रेलवेज का यूज करके उस जगह जाके अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते थे, तो ट्रांसपोर्टेड पार्टिसिपेंट्स टू द गैदरिंग। और नेशन वाइड स्ट्राइक्स को कोऑर्डिनेट करने में टेलीग्राफ ने बहुत रोल प्ले किया, जिससे अलग अलग जगहों पर ये स्ट्राइक्स एक साथ ऑर्गेनाइज की जा सके। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अब देश के लोग जो हिंदुस्तान में रहते थे, वो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कौन सी चीजें उत्पाद की जाती हैं, वो लोगों को शायद पहले पता नहीं था, बट इससे भारत में लोगों को जो कनेक्टिविटी मिली उससे ज्यादा पता लग पाया। ठीक है, और इंडिया कितना वास्ट है, वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज। पहले लोग अपने रीजन तक बहुत लिमिटेड थे, बट रेलवेज की मोबिलिटी की वजह से दूर दूर तक मूव करने लगे, और जिसने क्या किया कि इंडियंस को उसकी वास्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में बता दिया। ठीक है, और खास तौर पे जो बॉयकॉट कैंपेन्स थे जितने भी, वो टेलीग्राफ के जरिए फैसिलिटेट हो पाए। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल में यूज ऑफ ट्रूप डिप्लॉयमेंट, बेसिकली रेलवेज ने उनके लिए इसमें मदद की ऑल्दो। ठीक है, और ऑल्दो दे यूज्ड टेलीग्राफ फॉर सर्वेलेंस ऑल्सो, तो बेसिकली उन्होंने पूरी कोशिश की इनको अपने तरीके से अपनी बेहतरी के लिए यूज करने के लिए, बट मोर और लेस दे हेल्प इंडियन कॉज ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजों में उन्होंने भारतीयों की भी ज्यादा मदद की, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो पाया। ठीक है, अब कंक्लूजन में फाइनली, अर्लियर इट वाज बोथ telegraph and railways were colonial tools to exploit resources, but these infrastructure developments of railway and telegraph expansion enhanced communication and mobilization of people from one place to another, और इसकी वजह से it resulted in unified resistance and finally unified nationalistic ideas of India, a country as whole. ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये 5। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के वही वो एग्जाम इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, और हमारे टीचर्स उनको फीडबैक दें, उनको हेल्प करें कि कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करेंगे, तो वो हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स, जो चंडीगढ़ सेक्टर 25D वाला और दूसरा हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है संजौली शिमला, इन दोनों सेंटर्स पर आकर अपने ऑफलाइन आंसर्स लिख सकते हैं। साथ ही में जैसा हमने कहा था अब तक पहले 3 सेशन में कि यू कैन सबमिट योर आंसर्स ऑन आवर पोर्टल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और पोर्टल में आपको हमारे ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में 10 क्वेश्चंस अ डे, वो सब आपके मॉडल आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही में आपको ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहीं से मिलेंगे, और साथ ही में अब लेकिन हमने एक एडिशनल चीज ऐड कर दी है कि अब आप अपने आंसर्स को इस ईमेल आईडी testciviltap@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो हेक्टिक लगता था, पोर्टल तक पहुंचने में भी कई लोगों को असुविधा होती थी, तो ये सीधा है
कि testcivilstaff@gmail.com पे आप अपना टेस्ट जो है वो सेंड करेंगे और हमारी टीम आपको आपका फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।